वर्ल्ड कप में वापसी का मिशन, पाकिस्तान के डू और डाई मुकाबले शुरू। ग्रीन शर्ट्स आज जनूबी अफ्रीका से चेन्नई में टकराएंगे। फास्ट बॉलर हसन अली बुखार में मुब्तला है, मैच नहीं खेलेंगे। नायब कप्तान शादाब खान कहते हैं अब गलती की गुंजाइश नहीं है। वर्ल्ड कप जीतने के लिए सिर्फ 6 मैचेस तो जीतने। डायरेक्टर कौमी टीम मिकी आर्थर मेगा इवेंट में कमबैक के लिए पुरअज़्म है। कहते हैं अब तक टीम ने बेहतरीन क्रिकेट खेली ही नहीं। पाकिस्तान टीम किसी को भी हराने की सलाहियत रखती है। कर लिया उन्होंने बाबर और इंजमाम का, लेकिन जो भी चेयरमैन बनता है ना, अब सीधी सी बात है, उन्हें पूछना चाहिए था अबरार क्यों नहीं है 15 में, या शान मसूद क्यों नहीं है। ये गलत है। ये टाइम एक क्रिकेटर होता अगर वो इस तरह के बयान नहीं देते। मेंशन करना इंजू भाई का नाम, बाबर का नाम, वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। लेकिन ड्यूरिंग टूर्नामेंट ऐसी स्टेटमेंट आनी नहीं चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है, कोच सेलेक्टर की है, कप्तान की। सही है, हाँ। ये उन्हीं की बनती है और उनको फ्री हैंड होना भी चाहिए, फिर उनको फ्रीडम मिलना चाहिए और उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और जीते तो क्या करना चाहिए? बैटिंग करनी चाहिए। टॉस का इतना मसला नहीं है जितना बॉलिंग और बैटिंग का मसला। पर दोनों तरफ प्रॉब्लम लग रही पाकिस्तान टीम को। यहाँ पे कुछ बेहतर करना पड़ेगा। ऑल ओवर हमारी बॉलिंग की जो सफर कर रही है हमारी जो बैट बॉल्स की रेशियो है ना स्पिनर्स की, वो बहुत ज्यादा है, तो जिसकी वजह से विकेट्स भी एंड एंड आपको नहीं मिलते। देखो ना कि यार ये चीज हमारी सिर्फ ये चीज नहीं से काम कर रही, तो उस पर कहीं यार ये चीज ठीक कर ले, बाकी सब ठीक चल रहा है। तो आई थिंक बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब में फ्लॉज चल रहे हैं। कौन जीतेगा? पाकिस्तान जीतेगा। क्या लगता है? पाकिस्तान जी सर, जीतेगा इंशाल्लाह। शामिल करेंगे कुछ दीगर अहम खबरें। फैजाबाद धरना केस में अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी है, जिसमें कहा गया कि वफाकी हुकूमत ने फैजाबाद धरने के जिम्मेदारान के तयन के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी है। कायम करदा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, दफा और डायरेक्टर ISI शामिल हैं। 6 फरवरी 2019 के फैसले पर अमल दरामद के लिए कमेटी तश्कील दी गई है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तयशुदा TORs के तहत इंक्वायरी करेगी। कमेटी गवाहान के बयानात कलमबंद करेगी, अपनी सिफारिशात भी मुरतब करेगी। कमेटी का TOR से मुतालिक इजलास 26 अक्टूबर को हो चुका। कमेटी 1 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट वजारत दिफा को जमा करवाएगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल काउंसिल का इजलास जारी है। जराये के मुताबिक इजलास में काउंसिल में जजेस के खिलाफ जेर इल्तवा शिकायत पर गौर किया जाएगा। जुडिशल काउंसिल में इस वक्त 2 दर्जन से ज्यादा शिकायत जेर इल्तवा हैं। जुडिशल काउंसिल में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान भी मेंबर हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जजीला असलम और अटॉर्नी जनरल भी इजलास में शरीक हैं। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के खिलाफ मिसकंडक्ट की शिकायत का जायजा लिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साफर केस में चेयरमैन PTI की जमानत और मुकदमे के खराज की दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 16 अक्टूबर को महफूज किया गया फैसला सुनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 20 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसले में कहा गया कि बादियो नजर में मुकदमे में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 का इत्तलाक होता है। प्रोसिक्यूशन का केस है कि वजारत खारजा ने साइफर को डीकोड करके प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट को भिजवाया। चेयरमैन PTI ने बतौर वजीर आजम साइफर को वसूल किया और बज़ाहिर गुम कर दिया। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक चेयरमैन PTI ने साइफर के मंदरजात को ट्विस्ट करके सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। दफ्तर खारजा के साबिका और मौजूदा अफसरान बिलखुसूस साइफर भेजने वाले असद मजीद के बयानात रिकॉर्ड पर हैं। दफ्तर खारजा के अफसरान के बयानात से वाज़ेह है इसमें कोई गैर मुल्की साजिश शामिल नहीं। चेयरमैन PTI इस वक्त साइफर केस में जुडिशल रिमांड पर जेल में कैद हैं। चेयरमैन PTI की बहन अलीमा खान भी फैसला सुनने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची, लेकिन फैसला पहले ही सुनाया जा चुका था। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत 31 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। अडियाला जेल में तकासा के तलब करदा 5 गवाहान के बयानात कलमबंद न हो सके। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने वकला सफाई की इस्तदा पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे तक समाअत मुलतवी कर दी। 5 सरकारी गवाहान में नादिर खान, इमरान साजिद, मोहम्मद नौमान, शमून कैसर और फर्रुख अब्बास शामिल थे। आजम खान वादा माफ गवाह नहीं, वो इस्तगासा के गवाह हैं। असद मजीद खान भी अहम गवाहान में शामिल हैं। विफाक के खुसूसी प्रोसिक्यूटर शाह खावर की अदालत जेल के बाहर गुफ्तगू, कहा साइफर केस में तकरीबन 28 गवाहान हैं, जिसे जरूरी समझेंगे उसको तलब किया जाएगा। टोटल कोई 28 गवाहान हैं। हम देखेंगे कि कोई गैर जरूरी तो उनको हम गिव अप भी कर सकते। आजम खान जो है वो वादा माफ गवाह कभी भी नहीं है।
वादा माप गवाह वो होता है जो कि पहले मुलजिम हो और वो एक प्रोसेस के तहत अप्लाई करता है कि मैं दीगर मुलजमान के खिलाफ बयान देना चाहता हूँ इस वादे पे कि मुझे छोड़ दिया जाएगा। वो तो शुरू से रूटीन के गवाह हैं इस्तिगासा के गवाह। और इसमें कौन सा अहम गवाह है आजम खान के अलावा? 3-4 गवाह तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उसमें असद मजीद हैं जो ओरिजिनेटर हैं, जो साबका एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के, वो हैं। साबका सेक्रेटरी खारजा हैं, आजम खान खुद हैं। ये मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट है। चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान कहती हैं हफीजुल्लाह न्याजी से हमारी फैमिली का 10 साल से कोई ताल्लुक नहीं, वो नून लीग की नुमाइंदगी करते हैं, इसी हैसियत से सदर से मुलाकात की होगी। न्याजी से हमारा 10 साल से हमारी फैमिली का कोई ताल्लुक नहीं है, ना जो हमारी बहन उनकी जो वाइफ थी उनका ताल्लुक है। अगर ये मेरे ख्याल में सदर साहब को मिल रहे हैं तो शायद नून, क्योंकि वो नून लीग के खास नुमाइंदे हैं, तो वो नून लीग की हैसियत से ही उनको मिल रहे होंगे। लंदन में अग्रीमेंट हुआ है, जो कुछ हो रहा है उस अग्रीमेंट के तहत हो रहा है। उसका एक हिस्सा ये है इमरान खान को इलेक्शन के दौरान बाहर नहीं आने देना और शायद उसके बाद भी ना आने देना। प्रेसिडेंट साहब को इलेक्शन अनाउंस कर देने चाहिए, तो ये उनका आईनी की जिम्मेदारी थी कि वो इलेक्शन अनाउंस कर दें। जब नहीं इलेक्शन अनाउंस किया तो उसका नतीजा अब आप देख रहे हैं। शेख रशीद की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में समाअत हुई। अदालत ने शेख रशीद अहमद के बयान के बाद उनकी पिटीशन निपटा दी। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद का कहना था उनकी गिरफ्तारी के पीछे सीपीओ का चेहरा छुपा है। काम पिंडी पुलिस ने किया और इसके पीछे सीपीओ का चेहरा मौजूद है। 30 तारीख को लाल हवेली का अहम केस है, उस दिन मैं तफसीली आपसे बात करूंगा। मैंने अल्लाह की रजा के लिए इन सबको माफ कर दिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। 3 माह गुजर गए, हुकूमत को सेनेट का इजलास बुलाने की तौफीक नहीं हुई। पीपल्स पार्टी के सेनेटर अजहर अब्बानी का सेनेट इजलास में शिकवा। इलेक्शन कमीशन से फौरी इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा भी किया। पीपी सेनेटर निसार खोड़ो का कहना था आज जहां पाकिस्तान में खड़ा हूं वहां आईन नजर नहीं आ रहा, इंतखाबात की तारीख न देना शुबहात पैदा करने की कोशिश है। को ये तौफीक नहीं हुई वो सेनेट के इजलास को बुलाए, जबकि मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर निहायत ही संगीन हालात जो हैं हमारे सामने आए। पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ जो है वो खत्म हो रहा है। इलेक्शन कमीशन 90 दिन के अंदर तारीख देने में कासिर है जनरल इलेक्शंस के लिए। इलेक्शन कमीशन से डिमांड करता हूं कि वो इलेक्शन की तारीख जो है वो फौरी तौर पे दे ताकि ये गैर यकीनी की हालात जो हैं वो खत्म। आज जिस पाकिस्तान में मैं खड़ा हूं वहां आइन मुझे दिखाई नहीं दे रहा। इलेक्शन जो 90 दिन में आइन के मुताबिक होने चाहिए उसका कोई अता पता नहीं है। जब कोई तारीख न दी जाए तो शुबहात पैदा करने की एक कोशिश है जो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। सियासी निज़ाम में इस तरह की बातें अगर होती रहीं तो जरूर सवाल उठेगा कि किधर गया वो आइन। नवाज शरीफ बिला शुबा हमारे वजीर आजम के उम्मीदवार होंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मियां नवाज शरीफ को अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, नवाज शरीफ की दीगर मुश्किलात भी आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएंगी। फजलुर रहमान का चेयरमैन पीटीआई के साथ सियासी इख्तलाफ था, ज्यादती नहीं। जेयूआईफे के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला की प्रोग्राम मेहर बुखारी में गुफ्तगू। कहा पीटीआई के वफ्द ने आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। अच्छी बात है, पीटीआई ने भी फजलुर रहमान का कद काट तस्लीम किया। सियासी मैदान में भी पीटीआई फजलुर रहमान को सियासी इमाम तस्लीम करेगी। वफद आई देर आयत दुरुस्त आयत, उन्होंने सोच लिया कि मौलाना की एक सियासत है, मौलाना की एक सियासी कद्दुकामत है, उसके बगैर पाकिस्तान की सियासत नहीं चल सकती। एक तो उन्होंने मौलाना साहब की जो खुशदामन का इंतकाल हुआ था उसकी ताज़ियत के लिए आए बुनियादी तौर पर, और दूसरी बात ये जब सियासी लोग बैठते हैं तो सियासी बातें भी करते हैं। एक नेक शगुन ये है कि कल तक मौलाना साहब को वो पीटीआई वाले न मस्जिद का इमाम तस्लीम करते थे न सियासी मैदान में इमाम तस्लीम करते थे, बल्कि उनको बारवां खिलाड़ी समझते थे। आज पीटीआई की एक मौसर वफद ने मौलाना की इमामत में मगरिब की नमाज पढ़ के कम से कम यहाँ तो इमाम तस्लीम किया। इंशाअल्लाह आइंदा कल मौलाना को सियासी मैदान में भी इमाम तस्लीम करेंगे। जी हाफिज साहब, अगर सियासी मैदान में उनको इमाम तस्लीम करना है तो इत्तेहाद के चांसेस हैं फिर तहरीक इंसाफ के जेयूआईफे के साथ? नहीं, मेरा ख्याल ये बातें अभी बहुत दूर है।
پاکستان پر $130 ارب بیرونی قرضہ کوئی مسئلہ نہیں، بس مینج کرنا ہوگا۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی پروگرام خبر مہر بخاری میں گفتگو، کہا جی ڈی پی تناسب سے پاکستان کا بیرونی قرضہ 62% ہے، امریکہ 109، برطانیہ 400، جاپان 250 پر کھڑا ہے۔ اسپیکولیٹر جو ہیں وہ اپنے چند کروڑ یا چند ارب بنانے کے لیے ملک کو خربوں کا نقصان کر دیتے ہیں، اور وہ ہماری بدقسمتی ہے۔ بٹ آئی تھنک اٹ واز اے میگا ایجنڈا کہ لیٹ پاکستان ڈیفالٹ، لیٹ اٹ بی۔ تو اگر یہ 330 کو نہ روکا جاتا تو یہ تو پتہ نہیں 500 میں چلا جاتا نا۔ $130 ارب کا ہمارا ایکسٹرنل قرضہ ہے۔ اٹ از فینومینل۔ یو سے فینومینل، آئی سے نتھنگ ٹو وری۔ امریکہ کا 109% ہے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی، یو کے کا آفٹر کووڈ 100 سے کراس کر گیا، جاپان کا 250% سے کراس کر گیا۔ اٹ ہیز ٹو بی مینجڈ۔ ہر ایک جو ٹیکسیبل ہے اس سے ہمیں ٹیکس لینا ہے، لیکن ایگریکلچر ٹیکس ہم اس وقت تک نہیں لگا سکتے جب تک فیڈریٹنگ یونٹس آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہ کریں اور ان کی جو جماعتیں ہیں پارلیمنٹ میں وہ آئین چینج نہ کریں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے لیول پلئنگ فیلڈ نہ ہونے کا الزام مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں الیکشن کے لیے ہمارا کوئی فیورٹ ہے نہ ہم کسی سے خوفزدہ ہیں، الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ نگراں وزیر اعظم نے پرنسپل سیکرٹری سید توقیر شاہ کا استعفی منظور کر لیا۔ اور پلوامہ ڈرامے پر مزید انکشافات سامنے آ گئے۔ راہل گاندھی اور سابق گورنر مقبوضہ کشمیر ستیہ پال ملک کی گفتگو سامنے آ گئی۔ ستیہ پال کا کہنا تھا جب مودی کو بتایا کہ ہماری غلطی سے پلوامہ ہوا تو مجھے چپ رہنے کا حکم ملا۔ راہل گاندھی نے بتایا مودی نے مجھے شہداء کی میتیں لینے سے روکا، ایئرپورٹ پر کمرے میں بند کروا دیا، مجھے روک کر مودی نے سیاسی فوائد کے لیے استعمال کیا۔ بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ احتساب عدالت اسلام آباد کے جج محمد بشیر کی ریٹائرمنٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کیا ہیں حسین احمد چودھری سے جانتے ہیں۔ حسین بتائیے۔ جی دیکھیں، بالآخر تقریباً 12 سال بعد ان کی ریٹائرمنٹ کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آ گیا ہے، کیونکہ احتساب عدالت کے جج جو محمد بشیر ہے ان کی 3 سے 4 مرتبہ جو ہے وہ ایکسٹینشن ہوئی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی ریٹائرمنٹ کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر 14 مارچ 2024 کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ جج محمد بشیر کی ریٹائرمنٹ کے بعد احتساب عدالت کے نئے جج جو ہے وہ تعینات ہوں گے۔ اسلام آباد میں احتساب عدالت کی 3 عدالتیں جو ہے وہ اس وقت قائم ہیں، اور اس وقت تینوں عدالتوں کے جو کام ہیں، سارے جو امور ہیں وہ جج محمد بشیر ہی دیکھ رہے ہیں۔ جو سابق وزیر اعظم نواز شریف ہیں، شیخ سلطان عباسی، راجہ پرویز اشرف، شوکت عزیز، یوسف رضا گیلانی، چیئرمین پی ٹی آئی، ان تمام کے کیسز جو ہیں وہ سنے ہیں جج محمد بشیر نے۔ بہت شکریہ حسین احمد۔ غزہ میں اسرائیل کی مسلسل بمباری سے برطانوی نژاد فلسطینی بچی بھی پریشان ہے۔ کہتی ہے رات دن بمباری ہوتی رہتی ہے، ہم ڈر جاتے ہیں۔ جینا اس وقت اپنے خاندان کے ساتھ پناہ گزین کیمپ میں ہے۔ کہتی ہے گھر بہت یاد آتا ہے پر جا نہیں سکتی کیونکہ وہاں بہت زیادہ بم برسائے جا رہے ہیں۔ لڑ نہیں رہے تو کیا ہوا، فلسطین کی حمایت تو کر رہے ہو، ہم تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ صہیونیوں نے فلسطین کے حامیوں کو بھی نشانے پر رکھ لیا۔ الجزیرہ ڈیجیٹل انویسٹیگیشن یونٹ تحقیقات سامنے لے آیا۔ سوشل میڈیا پر صہیونی رائٹ ونگ نیٹ ورکس کیا کر رہے ہیں، سب تفصیل بیان کر دی۔ امریکہ کا مشرق وسطی میں مزید 900 فوجی بھیجنے کا فیصلہ۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے عراق میں 12 اور شام میں 4 حملے کیے گئے۔ اتحادی افواج کے ٹھکانوں پر حملوں میں 20 سے زائد فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ اب کو لے چلیں گے چنئی، جہاں پہ میچ سے قبل محمد رضوان ہمارے نمائندے خصوصی کھیل شاہد ہاشمی سے بات کر رہے ہیں۔ اتنے بڑے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کو آنا چاہیے، آپ کے پاس ان چیزوں کو۔ تو الحمدللہ ان چیزوں کو کافی سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، مگر اس سے سیکھنے کی کوشش کی ہے کہ اس سے سیکھے اور آج اس اللہ پاک یہاں ڈیلیور کرے۔ آپ کرکٹ کے پیچھے سے دیکھتے ہیں بالنگ کو، ریڈ ہاٹ بالنگ کہہ رہے تھے ایشیا کپ سے پہلے، اس بالنگ کو کیا ہوا اس ورلڈ کپ میں؟ دیکھیے جی، شاید بھائی حقیقت یہی ہے کہ صرف بالنگ کو میں یہ سمجھتا ہوں میں پرسنلی کہ بولرز کے جو اچھے بالز ہیں، ہماری فیلڈنگ تھوڑا سا کیا کہتے ہیں ایکسپوز ہو گئی ہے مجھے لگتا ہے، کیونکہ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یار بولرز کے اچھے بالز پہ بھی ہم رنز دے رہے ہیں، تو آپ پھر یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یار ہم اگر فیلڈنگ میں 20 سے 25 رن ہم دے رہے ہیں فار ایگزامپل، تو آپ کسی کے اس کھاتے میں 20 سے 15 رن ڈال سکتے ہو۔ تو اگر وہ 40 پہ دے رہا ہے تو 25 وہ کم سے کم وہ 55 پہ پہنچ جاتا ہے، 52 پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اس سے سب کو لگ رہا ہے کہ ہم کو یہیں پہ، مگر مجھے لگ رہا ہے پرسنلی اگر ہماری فیلڈنگ اور اسٹینڈرڈ آ گئی، میں تو اس ٹائم دیکھیے ہانیسٹلی کہہ سکتے ہیں کہ
فیلڈنگ جو ہماری اسٹینڈرڈ ہے، میں تو اپنے جو باقی ٹیم ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یار نیدرلینڈ نیچے یا بنگلہ دیش یا کیا کہتے ہیں، میرے خیال سے اس کی فیلڈنگ ہم سے اس ٹائم بہت بیسٹ ہے. ہمیں ان چیزوں میں کافی امپروو کرنا پڑے گا جو حقیقت میں بتاؤں تو یہ ہم سب مان رہے ہیں، نہیں کہ ہم نہیں مان رہے. میں بھی اس میں ایز اے ٹیم شامل ہے کہ ہم ساری اس بات کو مان رہے ہیں کہ ہماری فیلڈنگ کو اسٹینڈرڈ کی نہیں رہی، اس میں کچھ کمی بیشی، مگر 2-3 دن سے اس پہ کافی الحمدللہ اس میچ کے بعد کافی کام کر رہے ہیں. اب تک کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.